जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDS GS रिसर्च सेंटर में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग इतिहास में आधुनिक भारत को देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो देख लिया है और हमारा ये 5वां वीडियो है। तो इस 5वें वीडियो को देखने से पहले अगर आप मेरे उस 4 वीडियो को देख लेंगे तो ये वाला वीडियो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। हम लोग इतिहास में जो भी टॉपिक को देख रहे हैं उस टॉपिक को पूरे तरीके से डिटेल से देख रहे हैं। डिटेल से देखने का पीछे का रीज़न ये है, अगर हम किसी भी टॉपिक को पूरा डिटेल से देखेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी पूछे हम उस क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो इसलिए हम लोग सारा का सारा जो भी टॉपिक कर रहे हैं उसको पूरा डिटेल में कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, तो जहादर शाह के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जहादर शाह को जो गद्दी से उतारने वाले थे फर्रुखसियर, तो किसकी मदद से, तो सैयद बंधुओं की मदद से। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं तो उसमें से कुछ नाम हम लोगों को देख लेना है, क्योंकि कुछ कुछ नाम ऐसा होता है जिसको याद रखना बहुत ही कठिन होता है। तो इसमें सबसे पहले तो फर्रुखसियर याद रखना ही है। दूसरा जो आता है सैयद बंधु, तो सैयद बंधु में अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। फिर जो याद रखनी है हम लोगों को वो है रफ़ी उद दर्जात, क्या, तो रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला। फिर उसके बाद जो हम लोगों को याद रखनी है वो विलियम हैमिल्टन और ख्वाजा सेहुर्द। तो ये सारा नाम हम लोगों को याद रखना है ताकि इस वीडियो को जब हम लोग देखेंगे तो इसमें नाम का कोई झंझट ना रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जहादर शाह के बारे में। तो जहादर शाह को जब गद्दी से उतार दिया जाता है तो कौन गद्दी पर बैठता है, तो फर्रुखसियर बैठता है। किसकी मदद से, तो सैयद बंधुओं की मदद से। अब सैयद बंधुओं में बड़े भाई अब्दुल्ला खां थे और छोटे भाई कौन थे, तो हुसैन अली खां। अब्दुल्ला खां को इसी कारण से वजीर का पद मिलता है और मीर बख्शी का पद किसको मिलता है, तो वो अब हुसैन अली को मिलता है। अब अब्दुल्ला खां को एक उपाधि भी दी जाती है, तो वो था कुतुबुल मुल्क की उपाधि। और हुसैन अली को क्या चीज़ की उपाधि दी जाती है, तो वो थी अमीर उल उमरा की उपाधि दिया जाता है। अब देखिए फर्रुखसियर के बारे में ये बात कहा जाता है, या आप कहें कि ये बात प्रचलित थी कि वो किसी भी आदमी के संपर्क में, यानी कि किसी भी आदमी की बात में बहुत ही जल्दी आ जाते थे। यानी कि उसका जो माइंड वॉश था वो कोई भी आसानी से कर सकता था, बहुत ही आसानी से। कहने का मतलब ये है कि वो किसी भी चापलूस आदमी के फेर में बहुत जल्दी पड़ जाते थे, गिरफ्त में जल्दी आ जाते थे। यानी कि किसी भी बात को वो जल्दी मान लेते थे। पहले उस पर सोचने विचारने की जो प्रक्रिया होती है उसको वो सोचते विचारते नहीं थे, बल्कि डायरेक्ट उनकी बात को वो मान लेते थे। और कहा जाता है कि वो प्रशासन के लिए तो बिल्कुल ही नालायक थे, मतलब वो कर्मठ नहीं थे, प्रशासन को नहीं चला सकते थे। इसी वजह से प्रशासन को चलाने का जो जिम्मा सैयद बंधुओं ने अपने हिस्से में रखा। और सैयद बंधु ये चाहते थे कि वो जो बादशाह है उनके काम में कोई भी अड़ंगा ना डाले, लेकिन बादशाह तो बाज आने वाला कहाँ था, वो हर वक्त उनके काम में अड़ंगा डालते थे। और इतना ही नहीं, बादशाह इन दोनों भाइयों के प्रति षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार से गद्दी के लिए बहुत ही लंबा संघर्ष स्टार्ट हो गया। देखिए 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर गद्दी पर बैठता है और बात आती है 1719 ईस्वी की। 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर को सैयद बंधु यानी कि दोनों भाइयों ने मिलकर उनकी हत्या करवा देते हैं, क्योंकि वो उनके काम में अड़ंगा डालते थे। और भी बहुत सारा रीजन रहा होगा। अब इसके बाद किसको गद्दी पर बैठाया जाता है, फर्रुखसियर को हटाने के बाद गद्दी पर जो बैठाया जाता है उनका नाम था रफ़ी उद दर्जात। क्या? तो रफ़ी उद दर्जात। अब रफ़ी उद दर्जात पहला ऐसा मुग़ल सम्राट था
या मुग़ल शासक था जो बहुत ही कम समय तक गद्दी पर बैठा। ये फरवरी में बैठते हैं और जून में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी जो मृत्यु होती है वो क्षय रोग के कारण होती है। और इनके शासनकाल में, मतलब इनके जो इतने सबसे छोटे शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण जो घटना हुई थी वो क्या हुई थी, तो वो था नेक्सियर का विद्रोह। अब ये नेक्सियर कौन था? देखिए, नेक्सियर एक आदमी था, और ये नेक्सियर अकबर द्वितीय का पुत्र था। अकबर नहीं, बल्कि अकबर द्वितीय का पुत्र था। अब जब रफ़ी उद दरजात की मृत्यु हो जाती है, तब दोनों भाइयों ने मिलकर किसको गद्दी पर बैठाते हैं, तो उनका नाम था रफ़ी उद दौला। और ये इन्होंने क्या चीज़ की उपाधि धारण की? रफ़ी उद दौला ने जो उपाधि धारण की वो है शाहजहाँ सानी या शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण की। उसके बाद इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये दूसरे ऐसे मुग़ल सम्राट थे जो बहुत ही कम समय तक गद्दी पर बैठे। पहला तो हो गया रफ़ी उद दरजात, बहुत ही कम समय तक रहने वाला बादशाह, और दूसरा ये रफ़ी उद दौला। अब ये रफ़ी उद दौला की भी मृत्यु हो जाती है, तो किस चीज़ से? तो पेचिश से इनकी मृत्यु हो जाती है। तब किसको बैठाया जाता है गद्दे पर? तो बैठाया जाता है मोहम्मद शाह को। तो ये तीनों जो थे, फ़र्रुखसियर, रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला और ये मोहम्मद शाह, ये चारों के चारों सैयद बंधुओं के हाथ की कठपुतली थे। अब इस बात का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि इनको इस चीज़ की मतलब स्वतंत्रता नहीं थी कि वो बाहर घूम सके, अकेले बाहर घूम सके और किसी भी आदमी से मिल सके। तो इस प्रकार से प्रशासन का जो भी जिम्मा था सैयद बंधुओं ने अपने हाथ में रखा। अब वो प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए और साम्राज्य के बिखराव को, मतलब साम्राज्य छिन्न भिन्न ना हो जाए, साम्राज्य बिखर ना जाए, इसके लिए उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। अब धार्मिक सहिष्णुता की नीति का मतलब क्या? उनका ये मानना था कि अगर साम्राज्य को सही से चलाना है तो शाही सामंत के साथ में, या यूँ बोले मुस्लिम सामंत के साथ में हिंदू सामंत को काम करना चाहिए। तो उन्होंने इसी को लागू किया। इस कारण से शाही सामंत लोग नाखुश हो गए, लेकिन सैयद बंधु लोग अपना जो भी काम था उनका वो करते रहे। इस ओर कदम बढ़ाते हुए सैयद बंधुओं ने जय सिंह और अजीत सिंह और अन्य राजकुमारों को बहुत कुछ उपाधि प्रदान की और उसको अपनी ओर मिला लिया। और इन सभी जो राजपूत राजा थे, इनका प्रयोग उन्होंने फ़र्रुखसियर को गद्दी से उतारने में किया। अब उन्होंने मराठों के भी साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। इसके बदले में मराठों को चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार दे दिया। कौन? तो फ़र्रुखसियर बोलते हैं सैयद बंधुओं ने। और इसके बदले में मराठा ने 15,000 घुड़सवारों के साथ दक्कन में उनको समर्थन देने का स्वीकार किया कि मैं आपको दक्कन में आपको समर्थन दूंगा। अब इसी समय में एक और घटना घट जाती है कि जो भूस्वामी लोग थे, जमींदार लोग थे और जो भी विद्रोही लोग थे, वो लोग भू कर देने से, यानी कि टैक्स देने से मना कर देते हैं। तो इसका सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो जो केंद्रीय कोषागार था उस पर पड़ता है। इस कारण से राज्य की वित्त हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो इस कारण से बादशाह अपने सभी कर्मचारी को और सैनिकों को समय समय पर, या बोलें तो समय पर वेतन नहीं दे पाते थे। इस कारण से वेतन नहीं मिल पाने के कारण वो लोग अनुशासनहीन होने लगे। अनुशासनहीन ही नहीं, बल्कि वो लोग विद्रोह भी करने लगे, मतलब वो लोग विद्रोही भी बन गए। अब ये जो सैयद बंधु थे, इन दोनों भाइयों ने मिलकर समस्या को सुलझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन समस्या गहराता ही चले गया। इन दोनों भाइयों ने मिलकर सभी सामंतों को, सभी प्रकार के सामंतों के साथ में सामंजस्य स्थापित करना चाहा, लेकिन उसी समय में निजामुल मुल्क और अमीन खां, कौन? तो निजामुल मुल्क और अमीन खां के नेतृत्व में जो शाही सामंत लोग थे और शाही सामंत के जो मित्र लोग थे, उन लोगों ने षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। किनके प्रति? तो सैयद बंधुओं के प्रति। अब देखिए, औरंगजेब के समय के जो शाही सामंत थे वो लोग भी इनके विरुद्ध हो गए। उनका सीधा ये मानना था कि ये जो सैयद बंधु है,
ये मुग़ल विरोधी यानी कि इस्लाम विरोधी नीति अपना रहे हैं साम्राज्य को चलाने के लिए। मतलब मुग़ल विरोधी क्यों आखिर बोला गया? क्योंकि वो हिंदू सामंतों को इस्लाम सामंतों के साथ में काम करने की बात कर रहे थे या उनके साथ में काम करने की इजाज़त दे रहे थे। तो उन जो इस्लाम के जो धर्मांध शाही सामंत लोग थे, यानी कि जो भी राज दरबार में रहने वाले सामंत लोग थे, उनमें जो धर्मांध थे, मतलब धर्म का कट्टर धर्म को मानने वाले थे, तो उन लोगों ने सैयद बंधुओं को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्लान बनाया। और इनमें उनका साथ कौन दिया? तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह खुद स्वतंत्र होना चाहते थे इनके चंगुल से। किनके? तो सैयद बंधु के चंगुल से। तो इसीलिए मोहम्मद शाह का समर्थन मिला सारे षड्यंत्रकारियों को। अब इसी बीच इन लोगों को मौका मिल जाता है अब्दुल्ला खां के जो छोटे भाई थे हुसैन अली खां को मारने की। इस तरह से हुसैन अली खां को मार दिया जाता है, मतलब उनकी हत्या कर दी जाती है। तो अब्दुल्ला खां तो पूरा आग बबूला हो जाता है। तो अब्दुल्ला खां अब क्या करता है? तो वो चढ़ाई करता है आगरा पे। अब देखिए, इन लोगों का प्लान पहले से ही था कि जैसे ही अब्दुल्ला खां चढ़ाई करेगा, युद्ध करेगा, तो हम लोग को पूरा तरीक़ा से व्यवस्थित रहेंगे और उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हुआ भी यही। अब्दुल्ला खां जैसे ही आगरा पर युद्ध के लिए आक्रमण किया, वैसे ही वहाँ पर अब्दुल्ला खां की बहुत ही बुरी तरीके से हार हो जाती है और उनको मौत का घाट उतार दिया जाता है। तो इस प्रकार से इतिहास में सैयद बंधु, जिसको कि शासक निर्माता के नाम से जाना जाता था, उनका काल खत्म हो जाता है। मतलब उनका जो भी इतिहास था वहीं पर खत्म हो जाता है। अब देखिए, कहा जाता है कि ये फर्रुखसियर के समय में सबसे जो महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सिखों का विद्रोह का समाप्त हो जाना। मतलब फर्रुखसियर के समय में ही जो बंदा बहादुर थे, उनको और उनके 740 समर्थकों को, कितने? तो 740 समर्थकों को बंदी बना लिया जाता है। अब बंदी बना लेने के बाद जो फर्रुखसियर थे वो कहते हैं कि अगर तुम इस्लाम धर्म को अपनाते हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बंदा बहादुर और उनके समर्थक लोग इस्लाम धर्म को नहीं अपनाते हैं। इस कारण से उनके साथ में काफ़ी दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रड को पूरा तरीक़ा से तपाकर उनके आँख में घुसा दिया जाता है। और ऐसी बहुत सारी जो घटना थी बंदा बहादुर के साथ में किया जाता है। और बाद में फिर 1715 ईस्वी में बंदा बहादुर को फांसी दे दी जाती है, दिल्ली में ही। और ऐसा भी कहा जाता है कि फर्रुखसियर के समय में एक दूत मंडल भेजा गया था ब्रिटिशों के द्वारा। तो इस दूत मंडल को कौन मतलब रिसीव किए थे? तो वो रिसीव जो किए थे जॉन सरमन, और उनका सहायता कौन किए थे? तो एडवर्ड विलियम्स ने। और इस दूत मंडल में दो खास व्यक्ति थे। उनमें से एक का नाम था विलियम हैमिल्टन और दूसरा का नाम था ख्वाजा सेहुर्द। अब ये जो विलियम हैमिल्टन थे, इनका पेशा क्या था? तो ये सर्जन थे, मतलब ये डॉक्टर थे। और ख्वाजा सेहुर्द, इनका क्या पेशा था? तो ये जो है अर्मीनिया के रहने वाले थे और दो भाषा जानते थे ये। इस चीज़ को इसलिए हम लोगों ने जाना, हो सकता है कि कंपटीशन में इसको पूछा जाए। तो अब देखिए क्या है कि फर्रुखसियर को एक बहुत ही घातक रोग था। अब ये जो विलियम हैमिल्टन थे, ये तो डॉक्टर थे, ब्रिटिश से आए थे। तो इन्होंने जो बादशाह का जो खतरनाक रोग था, उनका इलाज करने में ये सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इस वजह से ब्रिटिशों को बंगाल में विशेष अधिकार मिल जाता है व्यापार करने का। इसी को ऑर्म ने कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।